वालेकुम गाइस। तो आज मैं फिर से आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो मर्केंटिलिज्म के बारे में है। मर्केंटिलिज्म व्यूज़ ऑन ट्रेड क्या थे, आज हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, जो कि मर्केंटिलिज्म के बारे में। मर्केंटिलिज्म वाज एन इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ट्रेड दैट स्पेन फ्रॉम 16th century to 18th century. Mercantilism was based on the idea that nations' wealth and power were best served by increasing export and so involved increasing trade. तो ये जो मर्केंटलिस्ट थे, इनका मानना ये था कि कंट्री की जो टोटल जो वेल्थ है, या कंट्री की जो जो कंट्री की इंटरनेशनल ट्रेड में, या वो कंट्री सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तस्वुर किया जाता था इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके पास रिज़र्व सबसे ज़्यादा हो। जिस तरह इन्होंने इस थ्योरी में बताया कि मर्केंटलिस्ट बिलीव दैट द कंट्री इज़ मोर पावरफुल इफ़ देयर गोल्ड रिजर्व्स आर हायर। गोल्ड रिजर्व्स और सिल्वर रिजर्व जिसके पास सबसे ज़्यादा होते थे, तो वो कंट्री सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग समझा जाता था इनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टोटली इन्होंने मर्चेंट्स जो थे वो ये चाहते थे कि टोटली एक्सपोर्ट पर चले सिस्टम, इंटरनेशनल ट्रेड सिर्फ एक्सपोर्ट पर चले और इंटरनेशनल ट्रेड पे इंपोर्ट का कोई कॉन्सेप्ट ना हो। यानी कि कंट्री सिर्फ अपनी कंट्री में ही चीज़ें लोग प्रोड्यूस करें और हम उनको सेल करें, और उसके बदले में हमारा गोल्ड रिज़र्व जो है वो इंक्रीज़ होगा और गोल्ड और सिल्वर रिज़र्व जो है वो इंक्रीज़ होंगे, और इस तरह से ट्रेड चलती रहेगी। तो ये लोग स्ट्रांगली इस बात पर बिलीव करते थे कि इंपोर्ट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कंट्री में, और सिर्फ एक्सपोर्ट होनी चाहिए, जिसमें स्टेट को भी गवर्नमेंट की भी सपोर्ट, काफ़ी गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती थी, और इस तरह से कि इनको डिफरेंट सब्सिडीज़ दी जाती थी, और लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उस पे इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दिए जाते थे। जिस तरह से हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि पहले देख लेते हैं कि इनका बिलीव क्या था। दे ऑल्सो बिलीव दैट द बैलेंस ऑफ ट्रेड विल ऑलवेज इन सरप्लस। ये हमेशा ये मानते थे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये हमेशा सरप्लस पे होना चाहिए, कभी भी डेफिसिट नहीं होना चाहिए। इसका जो बैलेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी आपकी एक्सपोर्ट्स हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए इंपोर्ट से। तो मर्चेंट्स का ये बिलीव था, जिसकी बदौलत ये गवर्नमेंट से डिफरेंट टाइप की सब्सिडीज़ और ग्रांट्स भी बहुत ज़्यादा इनको मिलती थी, जो कि एक नॉर्मल सिटीज़न के टैक्सेस से गवर्नमेंट को देती थी, ताकि जो डोमेस्टिक ट्रेड है उसको इंक्रीज़ किया जा सके और इंपोर्ट को रोका जा सके। बट इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती थी, इसके लिए गवर्नमेंट इनकी हेल्प इस तरह से करती थी कि जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे इम्पोर्टेड गाड़ी और वर्सेस लोकल कार, तो जो इनकी इम्पोर्टेड जो प्रोडक्ट्स होती थी उस पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाती थी, टैक्सेस, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ इस वजह से लगाती थी ताकि इम्पोर्ट करने से लोगों को रोका जा सके। और जो लोकल मैन्युफैक्चरर है, अगर आप देखें ना, अगर हर कोई इम्पोर्ट करने लग जाए तो जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं उनको तो ताले लग जाएंगे, उनकी प्रोडक्ट कौन ख़रीदेगा? क्योंकि हम सबको पता है कि लोकली मैन्युफैक्चर गुड्स जो है वो थोड़ी सी इन्फीरियर होती है एज़ कम्पेयर टू दी टेक्नोलॉजी ऑफ द कंट्री, जो कि आपकी कंट्री में कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है। मैं सपोज़ करता हूँ कि हमारी कंट्री में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, और एक डेवलपिंग कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सपोज़ करके इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पे गवर्नमेंट इसलिए इतने ज़्यादा टैक्सेस और ड्यूटीज़ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स पर लगाती हैं ताकि लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को ज़्यादा परचेज़ करें। क्योंकि अगर ये ड्यूटीज़ नहीं लगाएंगे तो लोग इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स को परचेज़ करेंगे, और जो कंट्री में जो कंपनीज़ लोकली चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रही हैं उनकी सेल डाउन होगी। सेल डाउन होने की वजह से डाउन साइजिंग आ जाएगी, जिसकी वजह से उनको अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकालना पड़ेगा। इससे कंट्री में इन्फ्लेशन भी आएगा और लोग जो है वो जॉबलेस होने लगेंगे, जिससे, और दूसरी तरफ अगर देखें तो जो कंपनीज से गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलते हैं उसमें भी कमी आएगी, और लोग जो है बहुत ज़्यादा जॉबलेस हो जाएंगे। और वो कंपनीज जो कि फिनिश गुड बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल ख़रीदती है जिन कंपनीज से, जो उनकी सबऑर्डिनेट कंपनीज होती हैं, वो भी बंद हो जाएंगी। तो
ये जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से डोमेस्टिक ट्रेड को या डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसीज़ बनाती है कि इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूटी लगाई जाए ताकि इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स को कम किया जा सके। अब मर्केंटलिस्ट जो है वो मर्चेंट्स जो है वो यही चाहते थे कि इंपोर्ट बिल्कुल ही ना हो और एक्सपोर्ट और हमेशा जो है वो सरप्लस रहे, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो सरप्लस रहे। लेकिन अब हमें पता है कि ये बिल्कुल इस तरह से करना पॉसिबल नहीं है। तो कुछ टाइम बाद लेटली 18 सेंचुरी के बाद जो है वो प्रोटेक्शनिज़म की तरफ आ गई दुनिया, या न्यू आप कह लें कि न्यू मर्केंटलिज्म या प्रोटेक्शनिज़म जो है वो पूरी दुनिया में तकरीबन सारे ही कंट्रीज़ जो हैं वो इस चीज़ को अडॉप्ट कर चुके हैं, जहाँ पे उन्होंने ये कोशिश की है कि मर्केंटलिज्म ही ना हो, सिर्फ एक्सपोर्ट्स ही ना हो बल्कि इंपोर्ट भी हो, क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं कंट्री में जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ही बिज़नेस करती हैं। उनका बिज़नेस ही यही होता है कि वो चीज़ें जो है वो बाहर से मंगवाएं और फिर यहाँ पे सेल करें। या कुछ ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जो इंपोर्ट के बगैर नहीं चल सकती। तो अगर हम बिल्कुल ही मर्चेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चलें तो फिर इस तरह से हमें इस तरह से बहुत सारी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ आगे देखने को आई जो कि गवर्नमेंट ने फ़ेस की और जो सिस्टम में एक बहुत बड़ा फ्लॉ हुआ। इस वजह से प्रोटेक्शनिज़म जो है वो बेस्ट तरीका है जो कि काफ़ी कंट्रीज़ ने अभी फॉलो कर लिया है, और दुनिया में हर कंट्री को चाहे वो चाहे या ना चाहे उनको प्रोटेक्शनिज़म की तरफ आना पड़ता है। तो प्रोटेक्शनिज़म देख लेते हैं क्या। प्रोटेक्शनिज़म इज़ द स्टेट इन प्रोटेक्शनिज़म स्टेट will try to promote free trade because for the betterment of its people। तो वो इसमें प्रोटेक्शनिज़म में फ्री ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो एक बैलेंस वे में, एक बैलेंस तरीके से कोशिश करती है स्टेट अपना रोल प्ले करके कि जहाँ पे फ्री ट्रेड हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, यानी हम इंपोर्ट भी कर सके और एक्सपोर्ट भी कर सके। ऑल्दो ये चीज़ एक तरह से ठीक है कि जितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट होगी उतनी ज़्यादा कंट्री में प्रॉस्पेरिटी आएगी और कंट्री का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो पॉजिटिव होगा। बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिर्फ एक्सपोर्ट पर सिस्टम नहीं चल सकता। इसी वजह से प्रोटेक्शनिज़म की तरफ आए और प्रोटेक्शनिज़म को प्रमोट किया गया, और आज हर कंट्री चाहे या ना चाहे वो प्रोटेक्शनिज़म को फॉलो कर रहा है। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो मर्केंटलिज़म, न्यू मर्केंटलिज़म और प्रोटेक्शनिज़म के हवाले से। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और ये टॉपिक समझ आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। इसी के साथ यहाँ वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।